हेलो दोस्तों, तभी हम समझेंगे रेडियो एक्टिविटी तत्व किसे कहते हैं। तो जिसका परमाणु संख्या 92 से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी तत्व। इसका कई गुण है रेडियो एक्टिविटी तत्व का, जैसे कि उसका नाभिक भारी होना चाहिए। और न्यूट्रॉन नाभिक भारी क्यों होता है उसमें? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होता है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? मतलब प्रोटॉन से 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी का गुण क्या क्या है, यानी उसका परमाणु संख्या 92 से अधिक होना चाहिए और उसका नाभिक भारी होता है, न्यूट्रॉन की संख्या उसमें अधिक होता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या का 1.5 गुना होता है। जैसे कि ये जो है ना रेडियो एक्टिविटी, इसको तत्व के मतलब इसका प्रोटॉन कितना है ज़्यादा है तो मान सकते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं है। ये गुण मतलब मेन है कि नाभिक उसका भारी होना चाहिए ना, ये जरूरी नहीं है कि 82 अधिक होना चाहिए। तो या इसको इस हाइड्रोजन को पीने में यूज करते हैं जिसका परमाणु संख्या बराबर होता है और भार अलग अलग होता है। भार है 1 2 है ना, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। एक प्रकार से क्या है, समस्थानिक भी है। तो ये भी पूछ जाता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु संख्या समान हो, है ना। मेनली तभी हमको फोकस करना है रेडियो एक्टिविटी तत्व किसे कहते हैं, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अधिक हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अधिक हो, यानी कि जिसका नाभिक भारी हो उसे क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी तत्व। और रेडियो एक्टिविटी तत्व से क्या निकलता है? अल्फा बीटा और गामा किरण, यानी कि हानिकारक किरणें निकलता है। कौन कौन सा? अल्फा बीटा गामा किरणें। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया, मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिविटी तत्व हो गया, तो इससे अल्फा किरण बीटा निकलता है, गामा निकलता है। तो अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पूछेगा अल्फा पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए अल्फा किधर की ओर भागता है? नेगेटिव की ओर भागता है, यानी कि माइनस की ओर। तो सिंपल आपको याद रखना, अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा किसके तरफ व्यवहार करता है? हीलियम की तरह। तो हीलियम के बारे में याद रखना यहाँ है, इसका मतलब परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। भार कितना होता है? 4 होता है। तो हीलियम की तरफ व्यवहार करता है। बीटा ऋणात्मक होता है और यह इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह। बीटा का खोज किया था कौन? रदरफोर्ड। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। और अल्फा का खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ गामा के बारे में समझ लेते हैं। गामा यानी कि गामा जो है ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है और इसका खोज किया था बिलाट ने। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि रेडियो एक्टिविटी तत्व से हालात ही हानिकारक किरण कौन कौन से निकलता है? अल्फा बीटा गामा। इसका कुछ गुण भी देख लिए, आइए अब समझ लेते हैं। यानी प्रकृति रेडियो एक्टिविटी तत्व का खोज किसने किया था? हेनरी बैकुलर ने किया था। और कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी तत्व का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। और पूछेगा रेडियो एक्टिविटी तत्व का ऐसे मात्रा क्या होता है? क्यूरी। पहले बैकुलर था लेकिन अभी क्या है? क्यूरी। अब इसको मापा किस में जाता है? तो जीएम काउंटर में मापा जाता है, नहीं याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसके बारे में। वर्ग विस्थापन सिद्धांत क्या है? तो देखिए दोस्तों, वर्ग विस्थापन यानी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट आती सिद्धांत यानी किसने दिया था? द सैडिन, फेजान एंड रसल ने दिया था। ये क्या है? तो वह तत्व जिसमें एक अल्फा और 2 बीटा, कम से कम एक अल्फा और 2 बीटा निकालने पर क्या बन जाता हो? समस्थानिक। क्या बन जाता हो? समस्थानिक। उसे क्या बोलते हैं? वर्ग विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। अगेन रिपीट कर देते हैं, मतलब वह तत्व जिसे कम से कम एक अल्फा और 2 बीटा निकालने पर वो क्या बन जाता हो? मतलब समस्थानिक, यानी कि उसकी परमाणु संख्या बराबर आ जाता हो, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। यानी कहने का सेंस एक अल्फा और 2 बीटा निकालना है ना, तो ये समस्थानिक हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, अब यहाँ पर अल्फा निकालना है और बीटा की संख्या निकालना है और बतलाना। जैसे ये दिया हुआ है, क्या को अल्फा निकाला गया है और क्या को बीटा निकाला गया है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले नीचे वाला को देख के हम नहीं बतला सकते हैं, है ना, ऊपर वाला को देख के बतला सकते हैं। तो ऊपर कितना का अंतर है? तो ऊपर अंतर है यहाँ पर 235 में से 200 कितना है? 27 है। 8 का डिफरेंस है। कितना का? 235 में से 227 घटाइएगा तो 8 आएगा। अब अल्फा के अल्फा यहाँ भार कितना होता है इसका? 4। तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 2 अल्फा निकाला गया है। अल्फा कितना निकाला गया है? 2 अल्फा निकाला गया है। और देखिए दोस्तों, इसमें 2 गो हीलियम, मतलब ऊपर वाला में अल्फा 2 गो निकाला गया है तो इतना आ गया। और इसका मतलब अल्फा नीचा से क्या निकाला गया है? 2 गो। तो यहाँ से बात कर लेते हैं। तो 92 में यहाँ पर 2 क्या करना है? 92 में 2 यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं यू, तो कितना आ जाएगा? 90। और ये 200 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और इसमें से बीटा निकालेंगे तो बीटा निकालने पर इसमें कोई चेंज नहीं होता, परमाणु संख्या में कोई चेंज नहीं होता। परमाणु भार में एक बड़ा थी, परमाणु क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है, परमाणु संख्या में चेंज होता है। यू हो गया। तो परमाणु संख्या इसका कितना है? मतलब अभी 92 है तो इसमें परमाणु संख्या 1 इसका क्या होता है?
मतलब एक इसमें घट जाएगा, इसका 2 निकाले हैं तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 91। ऐसे तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ेगा, 91 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 निकाले हैं तो 90 होगा ना, 2 घटेगा, 92 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 90। और बीटा एक यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 91 से क्या हो जाएगा 92, तो यू कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ये परमाणु संख्या 227 का 227 रहेगा। यानी सिंपल याद रखना है, अल्फा के लिए परमाणु भार 4 घटता है, कितना 4, और परमाणु संख्या कितना 2 घटता है, 2 कितना घटता है। अब बीटा के लिए परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब परमाणु यहाँ भार ऊपर होता है तो इसमें नो चेंज। और क्या होता है, परमाणु संख्या एक ऐड होता है, क्या होता है ऐड। अगेन इसको समझा देते, यू दिया था तो इसमें क्या किए हैं, यहाँ पर घटाए हैं, इसमें कितना का अंतर था 8 का, 8 में 4 से भाग किए थे, है ना, तो यहाँ पर 2, यानी 2 अल्फा घटा, इसका मतलब परमाणु भार, तो यहाँ पर हो गया 8 घटा तो 27 हो गया। इसमें से जो परमाणु संख्या 92 में से कितना अल्फा घटा था 2 अल्फा, तो कितना हो जाएगा 90। अब बीटा एक जोड़ेंगे, एक निकाला गया है क्योंकि एक बढ़ा है तो एक यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मतलब एक ही बीटा के में क्या होता है परमाणु संख्या बढ़ता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो और यहाँ से सीख लिए, यानी कि इसको मिटा के समझा सकते हैं हम, अल्फा 2 को निकाला गया है और बीटा 1 को निकाला गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था मेरा कि अल्फा कै को निकाला गया है, बीटा कै को निकाला गया है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। तो वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपना प्रारंभिक मात्रा से घटकर आधा हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ 100 यूनिट है, 100 यानी 100 केजी है ना, और 100 से 50 केजी होने में इसको जितना समय लगेगा, है ना, उसी को क्या बोलते हैं अर्ध आयुकाल कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर समझ लेते हैं कितने अर्ध आयु के बाद कोई रेडियो एक्टिविटी पदार्थ 25% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी पदार्थ 100% है तो 50% होने में क्या लगता है, एक अर्ध आयुकाल लगता है। फिर 50 से आधा होगा 25, तो इसमें क्या लगेगा, एक अर्ध आयुकाल। यानी टोटल कितना अर्ध आयुकाल हो जाएगा, तब 2 अर्ध आयुकाल हो जाएगा। अगर मान लीजिए अर्ध आयुकाल दे दिया हो, जैसे कि 4 तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष। 4 वर्ष अगर दे देगा अर्ध आयुकाल होने में, तो T1/2 का वैल्यू अगर 4 देगा तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, कितने अर्ध आयु के बाद कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/32 हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, अब 1 से 1/2 होगा तो T12 एक अर्ध आयु काल आएगा। फिर T12 यानी एक अर्ध आयु काल लाएगा तो इसका आधा होगा 1/4 का, तो क्या हो जाएगा 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा। फिर इसका अर्ध आयु काल करेंगे, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। फिर इसका अर्ध आयु काल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16। फिर इसका एक बार अर्ध आयु काल निकालेंगे, अर्ध आयु काल इसका फिर एक बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों T12, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। 1 2 3 4 5, कितना 5 अर्ध आयु काल हो गया। कितना हो गया अर्ध आयु काल 5, T12 5 अर्ध आयु काल, 5 अर्ध आयु काल। अगर अर्ध आयु का काल मान दिया रहा था तो आराम से 5 में अर्ध आयु के काल से क्या कर देते गुना, तो ये हो गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं जो अल्फा बीटा गामा जो निकाला गया था, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका था, आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है अल्फा का, है ना। बीच में हमेशा सब में बीटे आ रहा है तो पूछिएगा आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है अल्फा का। फोटोग्राफी प्लेट पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है तो अल्फा का ही। आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है अल्फा का। अब भेदन सत्ता सबसे ज्यादा किसका होता है गामा का, याद रखना। अब यहाँ पर समझ लेते हैं औसत काल। औसत काल किसे कहते हैं, औसत एवरेज, है ना, यानी कि औसत काल। तो यहाँ पर क्या करना है, अर्ध 1.44 इंटू क्या होता है अर्ध आयु काल के बराबर होता है। तो औसत काल निकाल सकते हैं इसमें यूज करके, जैसे यहाँ पर मान दे देगा था। और यहाँ पे रखना है, इसको बोलते हैं औसत काल। औसत काल बोल सकते हैं, औसत काल एक लेखा से, है ना। एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज इंग्लिश में एवरेज टाइम पीरियड। अब यहाँ अति गामा बराबर क्या होता है, गामा नहीं लेमडा है दोस्तों, क्या है लेमडा है, इसको बोलेंगे लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या है 0.693 बाई टाइम और काल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोल सकते हैं घटित, मतलब इसका नाम है ना नियतांक बोल सकते हैं। नियतांक क्या बोल सकते हैं, नियतांक विघटित नियतांक बोला जाता है, विघटित नियतांक बोला जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, समझ में आ गया होगा।